विद्यार्थी मित्रों, 12th अकाउंट सीरीज़ में ऑनलाइन लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में छोटे सवाल ख्याति के और प्रवेश के जो गणना के सवाल थे छोटे उसको देखे, और एक हमने प्रश्न भी किया था आपके स्वाध्याय का प्रश्न 8, जिसके अंदर हमने 4 खाते बनाए थे: पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, रोकड़ खाता और आर्थिक चिट्ठा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 9 यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, पहले प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आस्था और आहना 2 साझेदार हैं, उनकी पक्की तलपट यहाँ दी गई है, और उसके बाद यहाँ पर समायोजन दिया गया है। तो इनके समायोजन देख लेते हैं जरा इसमें। तो समायोजन में आप देख रहे हैं कि सोनू को पूंजी के रूप में 80,000 और अपने भाग की ख्याति 7,200 रोकड़ में लाएगी। यहाँ पर ख्याति रोकड़ में आ रही है, आपको ये ध्यान रखना है, और रोकड़ पूंजी है। लाभांश का नया अनुपात आपको दे रखा है 4:3:3, और पुराना अनुपात के बारे में कोई सूचना नहीं है, तो पुराना अनुपात समान रहा होगा 1:1, 1/2, 1/2। तो नया पुराना अनुपात हो गया। तो आप क्या निकालोगे इसके ऊपर से? त्याग का अनुपात की गणना कर लोगे। ख्याति का मूल्यांकन 40,000 हुआ है, इस पर से ख्याति निकाल लेंगे। तो इसमें सोनू जो नया साझेदार के रूप में है, उसकी ख्याति 4, 3, 7, 3, 10 यानी 3/10। तो 40,000 का 3/10 हिस्सा निकालेंगे तो उसकी ख्याति आ जाएगी। अभी हम गणना करेंगे इसके बारे में। और उसमें से 7,200 और रोकड़ लाती है, ये सूचना दी गई है। और इसके बाद कारीगर मुआवजा का दावा 3200 मंजूर हुआ है। तो हम यहाँ देख लेंगे कारीगर मुआवजा। तो यहाँ पर देखिए, कारीगर मुआवजा हमको दिया हुआ है 4800। तो जो दावा मंजूर हुआ उतना माइनस करके बाकी हम पूंजी खाते में बांट देंगे। और उसके बाद समायोजन है, विनियोग 19,200 में आहना ले जाती है। तो साझेदार अगर कोई संपत्ति ले जाए तो पूंजी खाते में उधार कर देंगे उसको, हम अभी आपको समझाएंगे साथ में। विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी है, पुनः मूल्यांकन में जमा कर देंगे, संपत्ति बढ़ रही है। और दूसरी असर बता देंगे इसको हम, जो है क्या बोलते हैं, संपत्ति में, उसमें कमी बता देंगे। और विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी हो गया। लेनदारों में से देनी हुंडी 2,000 स्वीकृत की और जो बही में नहीं लिखी है। तो यहाँ पर हुंडी में वृद्धि हो रही है, देनी हुंडी की स्वीकृत हुई है, तो उसके असर बताएंगे। जमीन मकान की बही कीमत बाजार कीमत से 20% कम है। तो यहाँ आपको जो है जमीन मकान की कीमत निकालनी पड़ेगी, बाजार कीमत। तो उस पर से देखेंगे कमी हुई कि वृद्धि हुई। और चुकाए बीमा प्रीमियम 4800 आने वाले वर्ष का है। अग्रिम चुकाया खर्च या पेशगी खर्च अपना संपत्ति बनता है, तो पुनः मूल्यांकन में जमा करेंगे और संपत्ति पक्ष में दर्शाएंगे। पहले गणना देख लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ देखिए, गणना यहाँ इस तरह से है। सबसे पहले हमने यहाँ पर त्याग का अनुपात पुराना भाग माइनस नया भाग। तो आस्था का पुराना आपने देखा 1/2 और नया 4/10, तो 1/10 हुआ। आना का 1/2 पुराना, नया 3/10। तो नया भाग इनका जो है प्रमाण बचेगा 2/10। दोनों के हर समान है, तो 1:2। ये देखिए 1:2। तो ये त्याग का अनुपात आ गया। इसको हम क्यों निकालते हैं? तो त्याग का अनुपात ख्याति की गणना के लिए या ख्याति की प्रविष्टि के लिए त्याग की गणना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है गणना नया अनुपात था, तो उसके आधार पर गिन लिया। एक गणना हो गई। दूसरी गणना आपको करना है सोनू की ख्याति, जो नया साझेदार है उसकी ख्याति के लिए। आपने सवाल में देखा 40,000 ख्याति का मूल्यांकन है, सोनू का हिस्सा 3/10 है। तो सोनू को कितनी ख्याति लानी होगी? 12,000। ये निश्चित हो गया। लेकिन आपको सवाल में दिया है कि समायोजन में कि सोनू रोकड़ ख्याति लाती है 7,200, उसको लाना चाहिए कितना है? 12,000। तो 7,200 लाती है, तो 12,000 में 7,200 माइनस करेंगे तो 4,800 बचेगा। यानी कि 4,800 ख्याति सोनू रोकड़ नहीं लाती है, ये बिन रोकड़ हो गया। कुल मिला के 12,000 होना चाहिए। तो रोकड़ और बिन रोकड़ ऐसे 2 तरह की ख्याति ला रही है। तो इसके लिए हम प्रविष्टि देखेंगे तो समझ में आएगा। जो पहले रोकड़ ख्याति उसको देख लेते हैं। तो रोकड़ ख्याति 7,200 है। तो जैसे अपने सामान्य एंट्री करते हैं, रोकड़ खाते उधार 7,200 और ख्याति का प्रीमियम खाते का 7,200। और ये ख्याति पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में, ये रहा 1:2 में बांट लेंगे। तो देखिए ख्याति का प्रीमियम जमा था, अब यहाँ देखिए ख्याति का प्रीमियम खाते उधार 7,200 और दोनों साझेदार आस्था और आना
त्याग का अनुपात 2:1 में 7200 को बांट लिया। तो ये तो 7200 का हिसाब हो गया। अब बचा 4800। ये ख्याति रोकड़ नहीं आ रही है, तो अगर ख्याति रोकड़ आए तो हम ख्याति का प्रीमियम लिखते हैं। अगर रोकड़ नहीं आए तो फिर हम साझेदार का नाम क्या है, सोनू। तो देखिए तीसरी एंट्री यहाँ बन किया है, सोनू के पूंजी खाते उधार 4800, जो बाकी बची हुई ख्याति है वो, और दोनों साझेदारों के पूंजी खाता आस्था के और आना के जमा किया, और अनुपात वही त्याग का 1:2, तो 1600 और 3200। तो देखिए 12,000 का हिसाब हो गया, यानी नए साझेदार की 12,000 की ख्याति, 7200 रोकड़ और 4800 बिन रोकड़, तो दोनों की हमने आंसर दर्शा दिया। और उसके बाद एक गणना और इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर जमीन, तो जमीन की बाजार कीमत के बारे में दिया है कि जमीन की बही कीमत बाजार कीमत से 20% कम है। देखिए बही कीमत जो है वो बाजार कीमत से 20% कम है। तो यहाँ मानते हैं कि बाजार कीमत 100, तो इसका मतलब 20% कम कर दो, तो 100 का 20% 20 रुपया हुआ, यानी बही कीमत कितनी होगी, 80। अब देख लीजिए बाजार कीमत 100 है, बही कीमत 80 है, जो 20% कम है। अब इसके आधार पे हम कीमत निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ हेडिंग किया है, एक बही कीमत और दूसरा बाजार कीमत। तो अगर बही कीमत 80 है, ये देखिए, तो बाजार कीमत कितना है, 100। तो अगर बही कीमत हमारी किताब में 40,000 दिया हुआ है, तो फिर बाजार कीमत कितनी, तो गणना किया तो कितना आया, 50,000। तो आप देख सकते हैं कि जमीन मकान की जो कीमत है पहले 40,000 थी, अब कितनी हो गई, 50,000, यानी 10,000 की वृद्धि हुई। तो ये थोड़ी गणना थी, उसको हमने दर्शा दिया। अब हम खाते जैसे बनाते हैं तो 4 खाते बनेंगे। तो पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, और उसके बाद रोकड़ खाता और आर्थिक हिस्सा, सारे खाते बना लेंगे। और प्रश्न जैसे हम गिने थे 8वां प्रश्न, उसी आधार पे लेते जाएंगे ध्यान में। सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है कि पक्की तलपट की जो एंट्रियां हैं उनको पहले हमको दर्शा देना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ख्याति दिया है 8,400, तो हमको पता है कि पुरानी ख्याति हम क्या करते हैं, पूंजी खाते उधार में अपलिखित कर देते हैं। तो इसको हम ख्याति के रूप में यहाँ पर, पुरानी ख्याति के रूप में इसको अपलिखित कर देंगे। और दूसरी असर इसकी मतलब ख्याति को हम पुराने अनुपात में अपलिखित करेंगे, तो उसके लिए पूंजी खाते इसको हम उधार करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर ख्याति खाते समायोजन में इसमें है, रकम है कितनी ख्याति की, 8,400 है। तो 8,400, अब ध्यान रखना है कि ये पुरानी ख्याति को पुराने अनुपात में रखना है आपको। तो पुराना अनुपात इनका कितना था, समान, तो यानी दोनों को 4200। तो देखिए इस तरह से ख्याति 4,200 आस्था और 4,200 आना समान हिस्से में अपलिखित कर दिया। तो ये ख्याति अपलिखित हो गई। और उसके बाद ख्याति अपलिखित करने के बाद जमीन मकान, तो संपत्ति में दर्शाएंगे 40,000 है, समायोजन इस पर है, तो इसको यहाँ दर्शाएंगे संपत्ति में जमीन मकान। जमीन मकान यहाँ लिख दिया हमने 40,000, समायोजन बाद में करेंगे एक साथ। और उसके बाद है यंत्र, तो यंत्र यहाँ पर है 32,000, ये भी संपत्ति में, तो संपत्ति में यंत्र 32,000, समायोजन है बाद में करेंगे 32,000। फिर उसके बाद है विनियोग है 20,000, तो विनियोग की कीमत यहाँ 20,000 है। अब यहाँ पर विनियोग के बारे में साझेदार को बताया गया इसके अंदर कि साझेदार विनियोग ले जाती है, तो विनियोग कितने में जाती है, 19,200 में, ऐसा लिखा हुआ है। तो कोई भी साझेदार कोई संपत्ति ले जाए तो पूंजी खाते में असर बताएंगे। तो ये देखिए पूंजी खाते के उधार में विनियोग, तो विनियोग लिख करके आहना ले जाती है, तो आहना में कितने में ले गई, 19,200 में, तो यहाँ विनियोग 19,200। अब ये संपत्ति में बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने डायरेक्ट यहाँ बता दिया, तो यहाँ पर बता दिया। और दूसरा एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पर विनियोग कितने का यहाँ पर दिया हुआ है, तो विनियोग यहाँ पर है 20,000 का, 19,200 में आहना ले जाती है, तो फिर इसको ध्यान रखेंगे कि 800 रुपया कमी हुई है विनियोग में, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आगे विनियोग के बाद देनदार 25,200 संपत्ति में, तो पक्की तलपट के संपत्ति में देनदार 25,200, यहाँ पर कुछ इसमें दिया नहीं है तो बाहर लिख देंगे 25,200। फिर देनदार के बाद आता है स्टॉक 14,400 संपत्ति में, तो यहाँ पर स्टॉक बता देंगे 14,400। फिर स्टॉक के बाद है रोकड़ खाता हम बनाएंगे, तो उसके अंदर बताएंगे रोकड़ की शेष दिया है 16,000,
उधार संपत्ति है तो उधार शेष, तो यहाँ पर रोकड़ खाता है, उसके उधार में यहाँ पर शेष आगे लाए 16,000 उधार शेष। और उसके बाद अब रोकड़ शेष विज्ञापन अभियान खर्च। तो विज्ञापन अभियान खर्च ये ख्याति जैसा है, आवासीय संपत्ति के रूप में इसको भी अभिलिखित कर देंगे पुराने अनुपात में। 3200 रुपया है तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में, तो पूंजी के उधार पक्ष में विज्ञापन अभियान खर्च यहाँ पर अभिलिखित करेंगे। तो दोनों का पुराना अनुपात समान रहेगा, तो 1600 दोनों को। और उसके बाद आता है लाभानि खाता। तो लाभानि खाता नहीं बांटा हुआ लाभ या हानि है, इसको हम वितरण कर देंगे। तो ये संपत्ति में आएगा तो उधार शेष है यानी हानि है, तो हानि को पूंजी खाते उधार बांटेंगे। तो पूंजी खाते उधार में लाभानि खाता समान हिस्से में दोनों को मिलेगा। तो यहाँ पर 2,000। यहाँ पर नए साझेदार से मतलब नहीं, क्योंकि पुराने अनुपात बट रहा है। उसके बाद आता है, आप देखिए संपत्ति का सारा एंट्री, कोई भी एंट्री बाकी नहीं, सारी एंट्री कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दायित्व पक्ष में। पहले है पूंजी आस्था और आना की, तो दोनों की पूंजी खाते में दर्शा देंगे। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में शेष आगे लाए और उसमें बताएंगे 76,000 48,400, 76,000 और 48,400, ये दोनों की पूंजी दर्शा दिए। अब आता है कारीगर मुआवजा फंड। तो कारीगर मुआवजा फंड यहाँ पर दिया है 4800 रुपया दिया हुआ है, और इसमें समायोजन भी है 4800 जो है इसके अंदर मैंने समायोजन देखा था। तो समायोजन इसमें कितना दिया हुआ है, समायोजन है कारीगर का 3200 मंजूर हुआ है। तो जो मंजूर हुआ है वो अपना दायित्व बनेगा, तो उसको हम पक्की तलपट के जो है दायित्व लिख देते हैं, साथ में लिख देते हैं, इसको भी हो जाए पूरा। तो पक्की तलपट के दायित्व में कारीगर मुआवजा का प्रावधान ये देखिए 3,200 यहाँ दर्शा दिया है, 3,200। और उसके बाद अब जो रकम बचेगी उसको हम ले जाएंगे पूंजी खाते में, क्योंकि वैसे कर्मचारी या कारीगर मुआवजा फंड को हम क्या करते हैं, बांटते हैं। तो 3200 था तो उसको वहाँ लिख दिया, और यहाँ पर कारीगर मुआवजा 4800 है, बचा कितना 1600। तो 1600 ये इसको हम बांट देंगे अनामत के रूप में। तो यहाँ बांट देंगे अनामत के रूप में पूंजी खाते के जमा पक्ष में मुआवजा फंड दोनों को 800 समान प्रमाण में, 800 समान हिस्सा पुराना अनुपात। तो ये हमका ये कंप्लीट हो गया हमारा मुआवजा का। फिर आता है विनियोग वृद्धि कमी फंड। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 1600 है, और यहाँ हमने देखा था कि विनियोग 20,000 का था, उसको आना 16,800 में ले गई थी। 16,000 जो है कितनी कीमत में यहाँ बताए थे हम, ये 19,200 में ले गई थी। तो यानी 800 रुपया कमी हुई है विनियोग में। तो कमी हुई है तो हमारे पास देखिए, हमारे पास फंड है अनामत, तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे। तो 1600 में 800 कमी हुई तो कितना बचा 800। अगर ये ना होता तो इसको हम पुनः मूल्यांकन में उधार कर देते, लेकिन यहाँ है तो पहले इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस कर रहे हैं तो 800 हो रहा है, तो 800 यहाँ बच रहा है। तो जो 800 बचेगा वही यहाँ पर बांट देंगे हम। ऐसे तो 1600 बांटना चाहिए, लेकिन कमी को माइनस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 800 विनियोग वृद्धि कमी फंड को बांटेंगे तो दोनों के हिस्से में 400 आएगा। ये आपको ध्यान रखना, साथ साथ में भी दोनों एंट्री होती जाएगी। अब उसके बाद आता है प्रोविडेंट फंड। अभी तो दायित्व है तो दायित्व में लिखा जाएगा। तो प्रोविडेंट फंड है 6,400, तो पक्की तलपट के दायित्व में दर्शा देंगे इसको यहाँ पर 6,400 दायित्व में 6,400 प्रोविडेंट फंड हो गया। उसके बाद आता है डूबत ऋण अनामत यहाँ दिया है। तो डूबत ऋण अनामत आपको दिया है 8,000, तो यहीं रहने दीजिए इसको जहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई इसमें समायोजन भी नहीं है, तो डूबत ऋण अनामत 8,000, इसको यहाँ दर्शा दिए 8,000। फिर उसके बाद आता है लेनदार, दायित्व में रहेगा 12,000। तो लेनदार यहाँ पर समायोजन बताना है इसमें, तो हम इसको अंदर लिख दे रहे हैं 12,000 लेनदार। फिर उसके बाद लेनदार के बाद देनी हुंडी है 6,000, इसमें भी समायोजन है, तो देनी हुंडी में लग दे 6,000 लिख दिए। अब देख लीजिए आप, यहाँ पर आपकी सारी एंट्री संपत्तियाँ सब हो गई और सभी जो है पूंजी पक्ष के सब हो गए, दायित्व पक्ष के सब हो गए। तो सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हमको खाली समायोजन लेते जाना है बस एक तरफ से। तो समायोजन में से एक एक करके हम गिनेंगे। सोनू पूंजी के रूप में 80,000, तो पूंजी के रूप में 80,000 धंधे में आ रहा है। तो इसमें पूंजी खाते के जमा पक्ष में यहाँ पर अपने लिखेंगे रोकड़ खाते और सोनू में। तो सोनू की पूंजी कितनी है 80,000,
तो एक असर देखिए यहाँ पर आई, और दूसरी असर रोकड़ खाते में आवक के रूप में बताएंगे। तो रोकड़ खाते में सोनू की पूंजी 80,000, तो इस तरह से देखिए पूंजी की एंट्री हो गई। फिर अब इसी में है कि वह अपने भाग की ख्याति 7,200 रोकड़ लाएगी। तो इसकी तो हमने गणना कर लिया है ख्याति की। तो आप देखो ख्याति की गणना यहाँ दोनों ही है, ये रोकड़ ख्याति की गणना है और दूसरा यहाँ पर बिन रोकड़ ख्याति की गणना है, जैसे हमने समझाया था आपको। तो दोनों की एंट्री यहाँ कर देंगे पूंजी खाते में। तो पूंजी खाते में ख्याति का प्रीमियम, जो ख्याति रोकड़ आ रही वो, तो उसको त्याग के अनुपात में गिना था। तो यहाँ आया था 2400 और इसका आया था 4800 और यहाँ पर नील कर देंगे। और ये देखिए दोनों में ख्याति 2400 और 4800 मिला के 7200, ये रोकड़ है। तो इसकी असर रोकड़ खाते में भी आएगी। तो रोकड़ खाते के उधार में आवक के रूप में यहाँ बता देंगे 7,200 ख्याति का प्रीमियम है ये रोकड़ एक हो गया। अब बिन रोकड़ ख्याति जो थी उसकी असर बताएंगे। तो हमने बिन रोकड़ खाते में क्या एंट्री बताया था, सोनू के पूंजी खाते उधार और आस्था और आहना के पूंजी खाते जमा, इस तरह से हमने इसको लिखा था। तो अब इसके अंदर हम इसकी जैसे खतौनी करते ट्रांसफर करते वैसे कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ सोनू के पूंजी खाते उधार है 4800, ठीक है, त्याग के अनुपात में। तो इसका मतलब अपने यहाँ पर लिखेंगे सोनू के पूंजी खाते और दोनों के पूंजी खाते जमा बताना है। तो देखिए पहले तो उधार पक्ष में ये रहा पूंजी खाता, और पूंजी खाते के उधार पक्ष में यहाँ पर हम आस्था और आहना 1600-3200, तो 1600 आस्था का है और 3200 आहना का। अब देखिए आप, तो देखिए सोनू के पूंजी खाता उधार हो गया, यहाँ लिखा है ना सोनू के पूंजी खाता उधार 4800। तो देखिए 1600, 3200, 4800, तो सोनू के खाते में उधार हो गया। और आस्था और आहना के खाते में जमा करना है, किसके नाम से, सोनू के नाम से। जैसे हमने खतौनी 11 में करते थे ऐसे खतौनी कर देंगे, पोस्टिंग कर देंगे। तो जमा पक्ष में यहाँ पर देखिए ये जमा पक्ष, सोनू के पूंजी खाते आस्था में हो गया 1600 और आहना में हो गया 3200, देख लीजिए। तो ये आपको खास ध्यान रखना है, अगर साझेदार ख्याति रोकड़ में नहीं लाता है तो प्रवेश लेने वाले साझेदार के खाते में उधार करो रकम और पुराने साझेदारों के त्याग के अनुपात में उसको जमा करो। और अगर साझेदार ख्याति रोकड़ लाता है तो एक असर रोकड़ खाते में उधार करो और दूसरी असर पूंजी खाते में ख्याति का प्रीमियम करके जमा करो। तो आपको दोनों सीखने को मिल गया इसके अंदर कि रोकड़ ख्याति हो तब कैसे करने का और रोकड़ ख्याति नहीं हो तब कैसे करने का। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद का अगला समझन देखिए, इसमें लाभ हानि का अनुपात तो हमने उसको गिन लिया, त्याग का अनुपात निकाल दिया, ख्याति का मूल्यांकन भी हमने कर लिया गणना में। उसके बाद कारीगर मुआवजा का दावा का भी समायोजन हो गया क्योंकि हमने उसमें असर बता दिया। और फिर आता है विनियोग की कीमत 19,200 में आहना ले गई, तो इसकी असर बता दिया हमने। एक तो साझेदार के पूंजी खाते उधार और कमी को विनियोग वृद्धि कमी में माइनस करके बांट दिया। फिर विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज 2400 नहीं लिखा है, तो मिलना बाकी ब्याज है तो पुनः मूल्यांकन में इसको हम जमा करेंगे संपत्ति के रूप में। तो इसको हम पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में दर्शाएंगे, मिलना बाकी ब्याज, विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज, और रकम लिखेंगे यहाँ पर 2400। एक असर देखिए यहाँ पर आया, और दूसरी असर पक्की तलपट के संपत्ति में, पक्की तलपट के संपत्ति में विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज 2400, ये दो असर हो गई इसकी। फिर आता है आगे समायोजन, अगला समायोजन है लेनदारों ने लिखी देनी हुंडी 2000 स्वीकृत हुई है, तो हुंडी स्वीकार हो गई है और उसका लेखा बही में नहीं हुआ है, तो बही में कर देंगे इसका लेखा। तो बही में इसका लेखा करेंगे तो एक तो देनी हुंडी बढ़ेगी, तो देनी हुंडी में अपने कितना बढ़ा देंगे 2000, क्योंकि स्वीकृत हो गई है। ये 2000 यहाँ बढ़ा दिया, देखो अब ये हुंडी कितनी हो गई 8000। और दूसरा लेनदार के प्रति अपना लेना जो है, क्योंकि इन्होंने हुंडी दे दिया है या तो कैश सेटलमेंट कर दिया, तो जितनी की उसने दिया उतना कम कर देंगे। तो 2000 की हुंडी दिया, 2000 कम हो जाएगा, तो अब लेनदार कितने हो गए 10,000। बात वही होगी इसके अंदर, खाली हुंडी बढ़ गई और लेनदार घट गया, तो ये असर हो गया इसकी यहाँ पर। और उसके बाद हम आगे देखते हैं समायोजन। इसमें अगला समायोजन है यहाँ पर जमीन मकान के कीमत उसकी बही कीमत से 20% कम है, तो इसकी गणना हमने कर लिया यहाँ पर।
ये देखिए यहाँ पर गणना किए थे तो ज़मीन मकान की नई कीमत कितनी आई थी, तो इसकी नई कीमत 50,000 आई थी। तो 50,000 जो रकम आई वो रकम यहाँ पर दर्शाएंगे यहाँ पर। तो ये ज़मीन मकान की नई कीमत यहाँ पर ये 50,000 हमने गिनती किया था, तो यहाँ पर ज़मीन मकान 40,000 बताया है, तो वहाँ वृद्धि बता देंगे 10,000। अब ये हो गया कितना 50,000 नई कीमत, और 10,000 संपत्ति बढ़ेगी तो पुनः मूल्यांकन में जमा कर दो। तो पुनः मूल्यांकन में जमा करेंगे यहाँ पर 10,000, संपत्ति बढ़े तो जमा। और फिर आता है चुकाए बीमा प्रीमियम में 4800 आने वाले वर्ष का है, तो पेशगी या अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम है, तो इसकी तो एक संपत्ति बढ़ेगी तो यही कर लेते हैं, जो है पुनः मूल्यांकन में जमा कर देते हैं 4,800 अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, और दूसरा संपत्ति में अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 4,800। यहाँ विद्यार्थी मित्रों आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ये जो अपने एंट्री कर रहे हैं इसके अंदर, तो आप डायरेक्ट भी एंट्री बाहर लिख सकते हो सीधा। जैसे आप प्लस माइनस हम कर रहे हैं और आप प्लस माइनस ना करना चाहें तो सीधे भी आप 50,000 यहाँ डायरेक्ट लिख करके और सीधा वहाँ आंसर बता सकते हैं। तो ये थोड़ा करने से आपको ख्याल आ रहा होगा कि क्यों प्लस हो रहा है, माइनस कैसे हो रहा है, इसके लिए हम थोड़ा इसको डिटेल में जा रहे हैं थोड़ा। बाकी अब डायरेक्ट एंट्री रकम बताना हो तो बता सकते हैं इसके अंदर आप। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद अब आता है समायोजन में अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, तो अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम पूरा हो गया, और उसके बाद का समायोजन हम देखते हैं इसमें इसके अलावा है कि नहीं है इसमें। तो अब आता है इसमें क्या बचा है, इसमें यंत्र। तो यंत्र में तो कोई समायोजन दिख नहीं रहा था, इसको हम सीधा बाहर ले लेते हैं 32,000 बाहर ले लिए। अगर कोई ऐसी एंट्री अपने पास हुई है, अपने कर दिए हैं, तो उसको सीधा बाहर कर देने का, तो उसमें कोई मतलब असर नहीं बताने का। तो इस तरह से अब हमारा सभी समायोजन हो गया। तो अब इसमें हम एक तरफ से खातों को बंद करेंगे। तो पहला खाता हमारा है पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः मूल्यांकन खाता में देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर जो रकम है 2,400, 10,000, 4,800, और इसको कैलकुलेटर में करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 17,200। इसको यहाँ लाएंगे 17,200, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो फिर जमा का ज़्यादा है तो इसको लाभ कहा जाएगा, तो ये लाभ हो गया 17,200 का लाभ हुआ। इसको पुराना अनुपात समान है तो इसमें बांटेंगे तो 8,600 और 8,600, ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पूंजी खाते में। लाभ हुआ है तो यहाँ पर जमा पक्ष में आएगा, तो पुनः मूल्यांकन में जमा कर देंगे दोनों का लाभ 8,600, 8,600 यहाँ नील हो गया। और अब शेष निकालना है तो पहले आस्था का टोटल करेंगे इसके अंदर सभी रकम का, इसका मिला के हो रहा है 89,800। और उसी तरह से आना का देखते हैं तो इसका हो रहा है 66,200, इसका हो गया। और सोनू में तो कोई एंट्री है नहीं, खाली पूंजी है तो वही लिख देंगे 80,000, कंप्लीट हो गया। अब यही टोटल हम उधार पक्ष में ले लेंगे, तो यहाँ पर 89,800 और 66,200 और दूसरा 80,000, और उसके बाद अब अंतर निकाल लेंगे तो शेष मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके अंदर के 4,200 और 1,600 और 2,000, इतनी एंट्री खाली है यहाँ पर 4,200, 1,600, 2,000, तो जो बचेगा 82,000, ये इसका शेष आ गया। और उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं 19,200 है, 4,200 है, 1,600 है और 2,000 है। माइनस करेंगे 66,200 में से तो 39,200 बच रहा है। और यहाँ पर दो अमाउंट है, 1,600 है और 3,200 है, तो दोनों को 80,000 माइनस करेंगे तो 75,200 बचेगा। ये देखो तीनों का शेष आ गया, और ये तीनों का शेष मिल गया तो इसको हम जो है पक्की तल पर के पूंजी दायित्व पक्ष में दर्शा देंगे। यहाँ पर चलेंगे आर्थिक चिट्ठा में, और पूंजी दायित्व पक्ष में तीनों की पूंजी का शेष जो आया वो एक का आया 82,000 और दूसरा है 39,200 और तीसरे का है 80,000, और इनका टोटल कर देंगे 1,96,400 कंप्लीट हो गया है।
अब बचा रोकड़ खाता। रोकड़ खाता बंद कर देंगे इसके बाद। तो रोकड़ खाता में उधार पक्ष में रकम है, तो यहाँ पर अमाउंट जो है 3 है, 16,000, 80,000 और 7,200। इनको जोड़ेंगे 1,03,200 और उसको यहाँ लाएंगे 1,03,200 और यहाँ कुछ नहीं है, तो जो टोटल आया वही शेष बचेगा। तो शेष में 1,03,200 और उसके बाद इसको हम संपत्ति में लाएंगे। तो संपत्ति में रोकड़ शेष, तो रोकड़ शेष यहाँ दर्शा देंगे जो भी होगा इसका। यहाँ लिख देते हैं रोकड़ शेष या जो भी इसकी बाकी हो, रोकड़ शेष कि जो बाकी अंतिम आई हो, तो इसको यहाँ हम लिख देंगे 1,03,200, 1,03,200। इस तरह से हमने जो है रोकड़ का बाकी लिख दिया। और अब पक्की तलपट का लास्ट योग कर देंगे, तो इसका टोटल देख रहे हैं इसके अंदर 2,32,000 इस साइड का, और यहाँ भी इसका टोटल करेंगे तो 2,32,000। ये देखिए आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से अगर आप प्रश्न करते हैं तो आपका प्रश्न बहुत ही आसानी से होगा और एंट्री और समायोजन में भी लगभग छूटने के चांस कम रहेंगे और आपके आंसर भी लगभग 99% मिलने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 में देखिए, तो यहाँ भी विदित और विशाल का पुराना 2:3 दिया हुआ है और इनका जो है आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आपको विदित अपने भाग में से 1/4 भाग और विशाल अपने भाग में से 1/8 भाग बंटी के पक्ष में त्याग करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे पीछे गणना में सीखे थे छोटे सवाल में, देखिए अब यहाँ पर काम आएगा। तो दोनों का त्याग दे दिया गया है, तो खाली हर समान करेंगे त्याग मिल जाएगा। अभी गणना आपको दर्शा देते हैं और उसके बाद त्याग निकाल लेंगे और फिर बंटी को कितना देना है, तो दोनों को हिस्सा जोड़ देंगे तो बंटी का हिस्सा आ जाएगा। बंटी पूंजी और अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा, जो भी इसका हिस्सा ख्याति बनेगा। पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 32,000 हुआ और विदित और विशाल उनको प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति रोकड़ निकाल लेंगे। यानी अब तक ये नया पॉइंट आया कि ख्याति मिलेगी साझेदार को और उसको निकाल भी लेगा वो आधी रकम। यंत्र पर घिसाई गिनना है, देनदार में डूबत ऋण अनामत की व्यवस्था करना है। विनियोग की बाजार कीमत आपको दिया है 9,000, मुआवजा के रूप में 30,000 का दावा स्वीकार हुआ है और लेनदार में 10% नहीं चुकाना है। तो देखते हैं पहले गणना इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर गणना इस तरह हमने किया है। त्याग में आप देखें कि 1/4 भाग ये देता है और दूसरा ये देता है 1/8 भाग। तो इस तरह देख रहे हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो इसको हमने हर समान किया, 2 का गुना कर दिया ऊपर नीचे, तो 2/8 हो गया। तो इसका मतलब कि विदित कितना दिया 2/8 त्याग और विशाल का त्याग कितना हुआ 1/8। अब दोनों का हर समान है तो अनुपात बन गया। तो देखिए 2:1 आ गया, ये त्याग का अनुपात बन गया। और विदित ने दिया 2/8, विशाल ने दिया 1/8, दोनों जोड़ दो, तो दोनों जोड़ेंगे तो हर समान है 8 रहेगा, 2 और 1 3 हो गया, तो 3/8 ये बंटी का हिस्सा निकल गया। तो बंटी का हिस्सा हुआ 3/8। तो ये दो चीज़ें यहाँ गणना कर लिए। अब ख्याति गणना कर लेते हैं। तो ख्याति गणना करेंगे इसके अंदर, तो ख्याति निश्चित हुई है 32,000, तो 32,000 का 3/8 किए, बंटी का हिस्सा 3/8 है, तो कितना ख्याति आई 12,000। और उसमें बोला गया कि बंटी अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ लाता है, तो उसकी एंट्री समझ लेते हैं। रोकड़ बैंक खाता उधार 12,000, ख्याति का प्रीमियम खाते 12,000, जो रोकड़ ख्याति आई वो, और फिर उस ख्याति को ये साझेदार जो है उसको यहाँ पर दर्शाएंगे, इसके अंदर ले जाएंगे त्याग के अनुपात में। तो ख्याति का प्रीमियम खाता उधार 12,000 और दोनों साझेदार विदित और विशाल के पूंजी खाता जमा कर देंगे और ये रकम 8,000 और 4,000, इनका जो अनुपात है त्याग का, वो त्याग का अनुपात कितना इनका था 2:1। उसके बाद बोला है कि 50% रकम निकाल ले जाएंगे लोग, तो फिर इसी को उल्टा कर देंगे। हमने एंट्री नहीं लिखा है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पर रोकड़ ले जाएंगे तो विदित विशाल उधार हो जाएंगे और रोकड़ खाता जमा हो जाएगा 50%, यानी यहाँ 8,000 का 50%, 4,000, 2,000, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों का मिला करके इसके अंदर जो रकम आएगी वो उसमें एंट्री बता देंगे। तो अभी अपने सवाल में गिनते हैं तो उसमें ध्यान में इसको ले लेते हैं। तो और अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो बाकी लिखेंगे जैसे सवाल में लिखते हैं। तो सवाल नंबर 10 की बाकी देख लेते हैं। तो इसमें शेष देखिए, पहले मकान दिया हुआ है 66,000, तो संपत्ति में लिखते हैं पहले यहाँ पर मकान। तो मकान की कीमत यहाँ 66,000 है, तो यहाँ दर्शा देंगे मकान 66,000। सवाल नंबर 10 है ये
66,000। फिर उसके बाद आता है यंत्र, 30,000 दिया, संपत्ति में लिखेंगे यंत्र, समायोजन है तो यहाँ पर 30,000। उसके बाद है स्टॉक 18,000, ये भी संपत्ति में रहेगा तो स्टॉक 18,000। फिर उसके बाद देनदार 39,600 समायोजन है तो 39,600 देनदार लिख देंगे हम यहाँ पर 39,600, बाद में गणना करेंगे। और उसके बाद आता है बैंक, यहाँ पर रोकड़ नहीं दिया है, बैंक दिया है तो अपने रोकड़ के बदले बैंक कर देंगे वहाँ पर 8,400। तो ये देखिए मैंने रोकड़ बैंक को लिख करके बना दिया है तो यहाँ पर उसका बैंक का शेष लिख देंगे 8,400, शेष आगे लाए, संपत्ति यानी उधार शेष 8,400। फिर उसके बाद है यहाँ पर विनियोग 18,000 है तो इसको भी हम संपत्ति में दर्शा देंगे तो विनियोग, तो यहाँ पर विनियोग 18,000 यहाँ पर दर्शा करके, और इसमें समायोजन इसलिए अंदर दर्शा दिया गया है। फिर उसके बाद अब ये देखिए कंप्लीट हो गया। आपको तो लगभग ये मेरे हिसाब से थोड़ा इजी पड़ेगी, फिर भी आप अपने ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद अब पूंजी दायित्व में सबसे पहले पूंजी है, दोनों की पूंजी दर्शा देंगे तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में, तो पूंजी खाते जमा पक्ष में दोनों साझेदारों की पूंजी है 48,000 और 60,000 है, शेष आगे लाए 48,000 और 60,000, 48,000 और 60,000 दोनों की पूंजी हो गई। फिर यहाँ पर दिया है आकस्मिक अनामत, अनामत है नई बांटी गई अनामत बोलते हैं इसको, इसका हम बंटवारा कर देंगे। तो आकस्मिक अनामत है तो इसको पुराने अनुपात में बांट देंगे, 3600-5400 हो जाएगा, 3600 और 5,400। तो इस तरह से इनका पुराना 2:3 था, उसमें हमने वितरण कर दिया। त्याग में खाली ख्याति में ही आपको त्याग बताना है, बाकी सब में पुराना अनुपात रहना है, वो ध्यान रखना है आपको। फिर आगे है कारीगर मुआवजा अनामत है 24,000, तो कारीगर मुआवजा अनामत है जिसको लिख देंगे यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ उसके अंदर कर्मचारी या कारीगर मुआवजा अनामत, ऐसा लिख सकते हैं इसके अंदर अनामत। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका समायोजन है, इसके अंदर मुआवजा है कितना 24,000, और यहाँ देखिए समायोजन नंबर 8 में समायोजन कितना है 30,000। तो अब देख रहे हैं आपकी कारीगर मुआवजा 24,000 है और यहाँ पर मुआवजा दावा मंजूर हुआ 30,000 का, तो यानी उससे ज़्यादा था, यानी ये तो पूरा इसमें माइनस हो जाएगा, मुआवजा 24,000 इसमें निकल जाएगा, यानी ये ख़त्म हो गया, इसको बांटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो बचा वो अपना बढ़ रहा है तो नुकसान हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे पुनः मूल्यांकन में उधार कर देंगे। कितना बचेगा 6,000, तो 6,000 बढ़ जा रहा है, बढ़ेगा तो उधार करेंगे। तो पुनः मूल्यांकन में कर्मचारी मुआवजा का दावा कितना बता दिया हमें यहाँ पर 6,000। अगर मान लो घटता तो जितना घटता उतना बांट देते, लेकिन यहाँ तो क्या वो बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ मुआवजा अनामत का यहाँ पर बंटवारा नहीं करेंगे क्योंकि वो ख़त्म हो गया, पूरा हो गया। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है आपको। फिर से देख लीजिए, कारीगर मुआवजा हमारे पास 24,000 था और दावा हमने स्वीकार किया है कितने का 30,000 का, तो 30,000 का दावा स्वीकार हुआ तो उसके सामने हमारे पास 24,000 है, तो उसमें से मतलब निकल जाएगा, तो 6,000 बढ़ गया, तो 6,000 बढ़ गया तो उसको हम पुनः मूल्यांकन खाते में नुकसान के रूप में उधार कर दिए। और अगर मान लो ये रकम कम होती और ये ज़्यादा होती तो जो रकम बचती उसको हम पूंजी खाते में बांट देते, यहाँ पर इसको हम वितरण कर देते, नहीं है तो डैश कर देने का। फिर आगे उसके बाद है विनियोग अनामत, विनियोग अनामत है 7,200, तो विनियोग अनामत भी अपने पूंजी खाते में दर्शा देंगे इसको। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं समायोजन पहले इसका। एक देखिए विनियोग की बाजार कीमत कितनी बता रहा है 9,000, तो विनियोग की बाजार कीमत 9,000 है और हमारे पास विनियोग कितना है यहाँ पर 18,000 है। तो अब देखिए विनियोग कितना घटा, 18,000 में ये 9,000 कम हो गया, इसका मतलब तो 9,000 की कमी हो रही है विनियोग में, और उसमें से हमारे पास अनामत कितना पड़ा है 7,200, तो 7,200 जो अनामत है ये उसमें से यही कारीगर जो मुआवजा का अनामत था उसी तरह से, तो 7,200 उसमें से निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 1,800 बढ़ेगा, तो 1,800 रुपया हम यहाँ पर विनियोग के रूप में कमी बता देंगे, नुकसान के रूप में 1,800, तो ये 1,800 यहाँ बता दिए। तो इस तरह से आपको ये रकम भी यहाँ ध्यान रखना है, तो यहाँ पर फिर विनियोग अनामत को बांटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है विनियोग अनामत, तो कारीगर मुआवजा और विनियोग अनामत दोनों को एक जैसी दोनों एंट्री हुई इसके अंदर भी। फिर आगे लेनदार, लेनदार 30,000 है दायित्व में, लेनदार 30,000 दायित्व में लिख देंगे और रकम है 30,000।
समायोजन बाद में करेंगे। 30,000 लेनदार। उसके बाद आता है डूबत ऋण अनामत दिया है 1800। तो यहाँ पर हमको समायोजन में दिया है डूबत ऋण का, तो डूबत ऋण में यहाँ पर दिया है कि अपलिखित करना है और 15% अनामत करना है, तभी हम अनामत में इसको एडजस्ट करेंगे, देखेंगे उसमें से क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए उसको भैया हमने लिख नहीं रहे हैं इसको। तो 30,000 रुपया ये अपना खाली लेनदार लिख के पूरा। तब देखिए इसमें खाली अनामत बचा है, उसको हम समायोजन में लेंगे, बाकी सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। पहला समायोजन है विदित अपने भाग का, तो ये तो अनुपात निकल गया और बंटी पूंजी के रुपये 72,000 लाएगा। तो ये जो पूंजी धंधे में आएगी तो उसका एंट्री कर देंगे यहाँ पर, तो पूंजी खाते में, तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में यहाँ पर पूंजी दर्शा देंगे जो है इसका रोकड़ खाते, रोकड़ खाते यहाँ डैश कर देंगे और इसकी पूंजी कितनी है 72,000 पूंजी और इसकी दूसरी असर रोकड़ खाते में या बैंक खाते में आ जाएगा, तो यहाँ दर्शा देंगे बंटी की पूंजी यहाँ पर 72,000, ये सर यहाँ पर आ गई। फिर उसके बाद है ख्याति रोकड़ लाएगा, तो ख्याति रोकड़ लाएगा तो अपने आवक होगी, जिस तरह से करते हैं ख्याति का प्रीमियम बोलेंगे, तो इसकी ख्याति निश्चित हुई है जो वो रकम दर्शा देंगे। तो इसकी ख्याति हमने कितना निकाला था 12,000, तो 12,000 की ख्याति ये रोकड़ लाएगा और ये ख्याति इसको हम बांट देंगे। तो यहाँ पर त्याग के अनुपात में ख्याति बढ़ जाएगी, ख्याति का प्रीमियम, तो ये दोनों साझेदारों में बांट देंगे। तो इसका अनुपात रहेगा त्याग का अनुपात में ख्याति बढ़ेगी, तो 8,000 4,000, ख्याति का 8,000 और 4,000, ये ख्याति बढ़ गई। और फिर इसी में क्या कहता है कि 50% रकम ये लोग ख्याति का निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे तो फिर बैंक खाते या क्योंकि बैंक खाता बना इसलिए बैंक खाता लिख दिए हैं। तो देखिए 8,000 का 50% करेंगे तो कितना आएगा आधा 4,000, ये 4,000 निकालेगा और विशाल कितना निकालेगा 4,000 का आधा 2,000 ये निकालेगा। इस तरह दोनों साझेदारों ने जो ख्याति लिया उसमें से आधी रकम निकाल लिया। अब निकाल लिया तो जावक हो गई, तो रोकड़ या बैंक खाते में जमा कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जमा में यहाँ पक्ष में यहाँ बता देंगे 4,000 और 2,000, ये देखिए रोकड़ खाते के जमा में 4,000 और 2,000, ठीक है। तो इस तरह से ख्याति का संदर्भ में एंट्री हो गई। फिर उसके बाद आगे समझ दिया है पीढ़ित ख्याति, विदित और विशाल उनको प्राप्त ख्याति में से 50% निकाल लेंगे, भी हो गया। यंत्र पर घिसाई 10% गिनना है। अब संपत्ति में यंत्र, तो यंत्र में से हम घिसाई माइनस करेंगे, 10% घिसाई हो गई, तो यंत्र हो जाएगा यहाँ पर 30,000 3,000 कमी हो जाएगी यंत्रों में। और इस तरह से यहाँ पर यंत्र पर घिसाई 10% है, तो यहाँ पर 10% घिसाई के रूप में यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ पर घिसाई 3,000 माइनस किया और बाहर आ गया 27,000, ठीक है। उसके बाद समायोजन देखते हैं आगे। देनदारों में 3,600 डूबत ऋण अपलिखित करना है और 15% अनामत की व्यवस्था करना है। तो पहले तो देनदार में 3,600 रुपया डूबत ऋण माइनस कर देंगे, 3,600, और इसको घटाएंगे तो बचेगा 36,000 बचेगा। और फिर उसमें से 15% अनामत करना है, तो 15% करेंगे तो 5,400, इसका 15% आ गया। और उसके बाद इसको हम 30,600 बचेगा बाहर कर देंगे, 600 बाहर कर देंगे। और यहाँ क्या गया है 3,000 हमने कमी किया था, तो कमी होगा तो पुनः मूल्यांकन में उधार करते हैं, तो उसको यहाँ दर्शा देते हैं यंत्र पर घिसाई 3,000। फिर यहाँ हमने देखे डूबत ऋण कितना कराया 3,600, फिर भी पुनः मूल्यांकन खाते उधार होगा डूबत ऋण 3,600, इसको उधार कर देंगे पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में। और उसके बाद यहाँ पर देखिए डूबत ऋण अनामत अपने कितना है, यहाँ पर 5,400 रुपया है, और हमारी किताब में यहाँ पर 1,800 दिया हुआ है डूबत ऋण अनामत, देखिए पहले से, जिसकी हमने एंट्री नहीं किया पहले। अब ये जो है उस अनामत में से इसको माइनस कर देंगे,
और बाकी बचेगा 3600, उसको पुनः मूल्यांकन में लिख देंगे। तो पुनः मूल्यांकन में बाकी का जो बचा यहाँ पर 3600 डूबर त्रिनामत। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इसको लिख दिया। और फिर उसके बाद आता है समायोजन। विनियोग की बाजार कीमत 9000 बही में लिखना है, यानी 9000 कमी कर दिया, उसको हमने पहले दर्शा दिया है। कारीगर मुआवजा का दावा 30,000 है, तो 30,000 इसको हमने यहाँ पर इसको दर्शा दिया है, कारीगर मुआवजा का दावा। तो यहाँ पर 30,000 बता देंगे, 30,000 जो मंजूर हुआ है। और अपने पास पहले से था कितना, यहाँ पर 24,000 था, तो बचा डिफरेंस 6,000। तो 6,000 मैंने देखिए यहाँ पहले से उधार कर दिया है समझाते समय, यहाँ पर वो 6,000 उधार हो गया है। फिर आता है उसके बाद है लेनदारों में 10% रकम चुकानी नहीं पड़ेगी। तो लेनदारों में 10% नहीं चुकाना है, तो इसको हम लेनदार में से कम कर देंगे। तो 10% यानी कितना हुआ, 3,000। तो 3,000 की कमी करेंगे और यहाँ बचेगा 27,000। और यहाँ पर दूसरे से बताएंगे लेनदार का पुनः मूल्यांकन में दायित्व में कमी। तो दायित्व में कमी क्या करते हैं, हम जमा करते हैं। तो जमा पक्ष में यहाँ पर 3,000। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी एंट्री कर दिया। और अब इसके ऊपर से टोटल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रकम 6,000 है, 1,800, 3,000, 3,600 और 3,600 जो जोड़ लेंगे तो ये हो रहा है 18,000। ये ज़्यादा हो रहा है, और इसको यहाँ लाएंगे 18,000, उसमें से माइनस करेंगे 3,000 खाली, तो यहाँ बचेगा 15,000। और ये 15,000 जो है हानि कहा जाएगा, पूंजी खाते रह जाएंगे। इसको 2:3 पुराना है, तो 6,000, 9,000। अब ये हानि है, तो यहाँ पर उधार पक्ष में आएगा। उधार पक्ष में पुनः मूल्यांकन की हानि 6,000, 9,000 यहाँ दर्शा दिए। और अब पूंजी खाता यहाँ पर हम क्लोज करेंगे इसको। तो पूंजी खाते में जमा पक्ष में यहाँ देखिए 48,000, 3,600 और 8,000 है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो रहा है 59,600, 59,600। और यहाँ विशाल में 60,000 है, 5400 है और 4,000 है, इनको जोड़ देंगे तो ये हो रहा है 69,400, 69,400। और यहाँ पर तो एक ही रकम है, तो 72,000 लिख देंगे खाली यहाँ पर। फिर यही टोटल हम यहाँ ले लेते हैं, तो 59,600, 69,400 और 72,000। और अब शेष निकाल लेंगे, तो 59,600 में से 4,000 और ये 600 दोनों घटाएंगे, 10,000 घट जाएगा, तो बचेगा 49,600, 49,600। फिर 69,000 में से ये 2,000 और ये 9,000 यानी 11,000 घटेगा, तो 58,400 बचेगा, 58,400 बचेगा। और ये 72,000 में तो वो का वही रहेगा, 72,000। तो इस तरह से ये सब रकम इसमें हो गई। और अब इसके बाद इसका हम जो है पूंजी खाते को बाकी को दायित्व में लिख देंगे। तो दायित्व में हमने जो बाकी निकाला, एक का निकाला 49,600 और दूसरे भागीदार विशाल का निकाला 58,400 और बंटी का निकाला 72,000। और ये तीनों को जोड़ देंगे तो 1,80,000 होता है, 1,80,000। तो ये पूंजी खाता हो गया। और अब हम बैंक खाता है उसको बंद कर देंगे। तो बैंक खाता में उधार पक्ष में टोटल करेंगे, पहले 8400 है और 12,000 और 72,000 है, तो ये हो रहा है 92,400। और इसको यहाँ लाएंगे 92,400, इसमें से 4,000 और 2,000 दो एंट्री माइनस होगी, तो 86,400 बचेगा। और ये 86,400 संपत्ति पक्ष में आ गया, क्योंकि उधार शेष है। तो उधार शेष है तो संपत्ति पक्ष में यहाँ पर बता देंगे रकम इसकी 86,400, 86,400 ये रकम यहाँ हो गया। और उसके बाद यहाँ पर विनियोग की रकम में हमने वो पीछे यहाँ दर्शा दिया है 9,000 रुपया। ये देखिए यहाँ पर हमने विनियोग में जो वृद्धि हुई 1,800, वो तो हमने यहाँ दर्शा दिया है। और यहाँ हमने दर्शाना रह गया तो उसको दर्शा देते, तो 9,000 कमी हुई थी, तो 9,000 यहाँ कमी करके बाहर 9,000 निकाल देते हैं। इस तरह से विनियोग का एक सब कंप्लीट हो गया, सारी एंट्री आ गई। अब 66,000, 27,000, 18,000, 30,600 और 86,400 इनका टोटल करेंगे 2,37,000।
37,000। और इधर भी देखते हैं पूंजी 180 हो गया है, और उसके बाद ये 27,000 है, और दूसरा है यहाँ पर कारीगर मुआवजा का है 30,000। सब मिला के वही हो रहा है 2,37,000। ठीक है, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें हमने सारी एंट्री कर दिया और सारे समझन हो गए और आंसर मिल गया दोनों पक्ष का। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रेरणा और पीयूष दो साझेदार हैं, और यहाँ देखिए पूंजी के अनुपात में लाभांश बांटते हैं। ये सब परीक्षा में खास देख लेने का होता है। कभी अपने ध्यान नहीं दिए हों, कि प्रमाण नहीं दिया है तो सामान्य से बांट दिए तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, और इनका पक्की त्रिपट है, समायोजन है। तो समायोजन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि साझेदार नया पोइडी दिया है, उसने 62,500 अपने भाग की ख्याति और 24,000 रोकड़ मिलाएगी। ख्याति की रकम में से 60% रकम पुराने साझेदार तुरंत निकाल लेंगे। जैसे पीछे आपने सवाल में देखे थे 50% निकाल लिए थे, उस तरह से। और स्टॉक की और यंत्र की बाजार कीमत में क्रमशः उनकी कीमत बताई गई है। 20,000 और 1,20,000 है। देनदार पे डूबती अनामत है, बट्टा अनामत भी है। लेनदारों में 30,000 चुकाने पड़ेंगे, तो उसका डिफरेंस देखेंगे। मकान 15% है, और फर्नीचर में 20% वृद्धि करना है। और यहाँ पर दिया मजदूरी, तो मजदूरी यहाँ पर आपको 400 लिखा तो 460 समझने का है, 460 आंसर मिलेगा तब। और मजदूरी चुकाने के लिए और बही में लेखा करना बाकी, तो इतनी है। इसके ऊपर से हम पहले थोड़ी गणना कर लेते हैं। और यहाँ पर एक खाली दिया है कि नया साझेदार का हिस्सा 1/5 होगा, इतना आपको दिया गया है। तो इसके लिए अब देख लेते हैं पहले इसकी गणना थोड़ी सी। यहाँ देखिए, प्रेरणा और पीयूष का लाभांश का अनुपात बराबर पूंजी का अनुपात आपको दिया है। तो पूंजी दोनों की है 50,000 और 1,50,000 है। इसको छोटा कर दो, तो छोटा करेंगे तो ये देखिए 5 और 15 हो जाएगा। तो 5 और 15 होगा तो और छोटा करो, तो 5 एकम 5, 5 3 15, 1:3। तो ये आपका आ गया पूंजी का अनुपात। और पूंजी का अनुपात यानी कौन सा अनुपात? लाभांश का अनुपात। तो ये लाभांश का अनुपात हो गया इसमें। और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर साझेदार को कौन कितना हिस्सा देगा, और त्याग के बारे में कोई सूचना नहीं है। तो फिर आपको त्याग का अनुपात भी यही गिनना है। इसको भी आपको क्या गिनना है? त्याग और लाभांश का दोनों का अनुपात समान गिनना है। तो इसको त्याग भी आपको समझना है कि ये त्याग है, तो वो भी काम करेगा। अब ख्याति रोकड़ लाती है साझेदार 24,000। तो जैसे अपने बार बार एंट्री करते हैं, रोकड़ खाता उधार 24,000, ख्याति का प्रीमियम खाता 24,000, रोकड़ ख्याति आई उसका बराबर। फिर उसके बाद पुराने साझेदार बांट लेंगे आपस में। तो यहाँ पर ख्याति का प्रीमियम उधार 24,000, और इनका अनुपात पुराना यानी त्याग, तो 1:3 में इसको बांट लिया। तो प्रेरणा की पूंजी खाते 6,000 और पीयूष के पूंजी खाते 18,000। फिर पुराने साझेदार ख्याति में से 60% रोकड़ निकाल लेते हैं। तो उल्टा कर देंगे, एंट्री कर दिया हमने। तो देखो दोनों साझेदार को हमने क्या कर दिया यहाँ पर? उधार। तो प्रेरणा उधार, पीयूष उधार। 6,000 का 60% करेंगे तो 3,600। 18,000 का 60% करेंगे तो कितना आएगा? 10,800। तो 60% कर दिया हमने इसको। और फिर इनका जो रकम आया रोकड़ खाते जमा कर दिया 14,400। ये इसकी मामूली सी गणना है। और अब इसके ऊपर से खाते बना करके अपने सवाल गिनेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे सवाल में कर रहे हैं, बाकी पहले ले लेते हैं। तो पहले इसमें दिया है, देखिए मकान 90,000 है। तो मकान यहाँ हम लिखेंगे 90,000 संपत्ति में। यहाँ देखिए लिखिए मकान 90,000, समायोजन है बाद में करेंगे। फिर उसके बाद है फर्नीचर 17,500, फर्नीचर 17,500, सारी बाकियाँ पहले दर्शा देंगे। उसके बाद यंत्र है 1,07,500। तो यंत्र में 1,07,500 यंत्र हो गया। फिर आता है स्टॉक, यहाँ पर स्टॉक है 17,500, स्टॉक में 17,500। फिर आता है देनदार, देनदार है 30,000। तो यहाँ पर देनदार में 30,000, देनदार 30,000। और देनदार के बाद यहाँ पर दिया हुआ है रोकड़ बैंक। तो रोकड़ बैंक की बाकी है 8,250, रोकड़ बैंक की बाकी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, रोकड़ खाता बनाए यहाँ पर। तो यहाँ पर शेष आगे लाए और वहाँ दर्शा देंगे रोकड़ बैंक की बाकी 8,250, 8,250। फिर उसके बाद है मिलना बाकी आय 750 यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसको हम जैसे बताया संपत्ति में दर्शा देंगे। तो रकम है 750, यहाँ तक 750 बराबर। तो इस तरह से ये हमने संपत्ति पक्ष की सारी बाकियाँ दर्शा दी है। अब देखते हैं इस साइड का पूंजी खाता है। तो पूंजी खाते में दर्शा देंगे। तो दोनों साझेदारों की पूंजी है, तो पूंजी खाते में यहाँ दर्शाएंगे प्रेरणा
प्रेरणा की पूंजी इसमें बता रहा है 50,000 और पीयूष की है 1,50,000। इस तरह से दोनों की पूंजी दर्शा दिए। फिर आता है अनामत फंड 30,000 दिया है, तो अनामत फंड है तो इसको हम बांट देंगे साझेदारों में। तो अनामत फंड के लिए इनका पुराना अनुपात यानी त्याग दोनों बराबर ही है, तो यहाँ पर आएगा इनका अनुपात 1:3। तो ये रकम है अनामत का 30,000 है, जिसको बांटेंगे तो इसका बनेगा 7,500 एक का आएगा 7,500 और दूसरे का 3 गुना कर दो इसका तो 22,500 आ जाएगा 22,500, ये बांट दिए। फिर उसके बाद है लेनदार, तो लेनदार तो दायित्व में लिखेंगे, तो पक्की तल पर के दायित्व पक्ष में लेनदार, और लेनदार की अमाउंट है 40,000। समायोजन है लेनदार 40,000। फिर उसके बाद लेनदार के बाद इसमें खर्च चुकाना बाकी 1,500 लिखा हुआ है, इसका भी लेखा हम यहीं कर देंगे, तो खर्च चुकाना बाकी 1,500 ये दर्शा दिए। तो आप देख लीजिए सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब लेते हैं समायोजन। पहला समायोजन है कि साझेदार पूंजी के रूप में 62,500 और ख्याति 24,000 रोकड़ में लाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब इसमें सबसे पहले तो साझेदार की पूंजी जो आ रही है उसके लिए हम उसको वहाँ दर्शा देंगे। तो यहाँ पर पूंजी इसकी है पौनी की, तो पौनी की पूंजी इसमें कितना बताएंगे रोकड़ खाते, इसकी रकम है 62,500। तो यहाँ लिख देते हैं, यहीं पर कहीं पर यहाँ लिख देते हैं रोकड़ खाते, पूंजी में रोकड़ खाते, यहाँ पूंजी दर्शा देते हैं और रकम इसकी है 62,500 62,500। ये नए साझेदार की पूंजी आई, रोकड़ में आवक होगी तो रोकड़ बैंक खाते के उधार पक्ष में पौड़ी की पूंजी खाते यहाँ बता देंगे 62,500, दो असर हो गई। फिर अपने बाकी ख्याति 24,000 रोकड़ लाएगी, तो 24,000 रोकड़ लाएगी तो 24,000 ख्याति का प्रीमियम भी कहा जाएगा, तो ख्याति का प्रीमियम में 24,000 दर्शा देंगे। तो यहाँ ख्याति का प्रीमियम आवक के रूप में बता दिए 24,000 और साझेदारों में त्याग में बांट देंगे इसको। तो साझेदारों के त्याग के अनुपात में इसको बंटवारा करेंगे। त्याग का अनुपात कितना है 1:3, तो 1:3 में बांटेंगे तो इसको आएगा 6,000 और 18,000, 6,000 और 18,000 ये बांट दिया। अब इसी में क्या बोला गया है कि 60% रकम ये लोग निकाल ले रहे हैं, तो इसको निकालेंगे तो इसका 6,000 का 60% किए थे यहाँ पर, तो 3,600 आएगा। तो ये 3,600 यहाँ रोकड़ खाते यहाँ उल्टा कर देने का है। यहाँ ख्याति मिली तो रोकड़ खाते जमा किया, अब ले जा रहे हैं तो रोकड़ खाते में उधार पक्ष में दर्शा देंगे 3,600 और इसका 60% किए थे तो कितना आया था 10,800, अपने ऊपर एंट्री करना में दर्शा दिए थे। तो इस तरह से ये ख्याति, और ये जो 60% रकम ले गए तो रोकड़ में जावक होगी, इसको हम रोकड़ खाते में भी दर्शाएंगे। तो रोकड़ खाते के जमा पक्ष में दोनों जितनी रकम ले गए उतना दर्शा देंगे। तो प्रेरणा और इसमें 3,600 और इसका था 10,800। तो इस तरह से दोनों की रकम जो गई उसको हमने दो एंट्रीज की दर्शा दिया। अब समायोजन देखते हैं। पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा, स्टॉक और यंत्र की बाजार कीमत क्रमशः 20,000 और 1,20,000 है। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो यंत्र की कीमत और इसकी कीमत, तो दोनों में अंतर कितना बताएंगे। यहाँ पर यंत्र की कीमत है पुरानी स्टॉक की कीमत है 20,000, तो यहाँ पर स्टॉक हम कितना दर्शाए हैं 17,500, तो यानी इसमें वृद्धि हो रही है तो 2,500 बढ़ा देंगे। यहाँ पर बाहर कितना आ जाएगा 20,000। समायोजन के अनुसार कीमत 20,000 हो गई, 2,500 वृद्धि हो गई एक। और दूसरा, यंत्र की बाजार कीमत 1,20,000 है, तो यंत्र की कीमत हमारे पास कितनी है, यहाँ पर यंत्र है 1,07,500, तो यहाँ भी वृद्धि करनी पड़ेगी। यंत्र में भी 12,500 बढ़ जाएगा, 12,500 बढ़ जाएगा। अब ये देखिए हो गया 1,20,000। ठीक है, तो दोनों में वृद्धि हुई तो दोनों को पुनः मूल्यांकन में जमा कर देंगे। तो पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में दोनों की कीमत बढ़ा देंगे। एक की बढ़ाएंगे 12,500 और एक की बढ़ाएंगे, दूसरे की कितना बढ़ाए थे 2,500, तो दोनों कीमत बढ़ा दी है यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है
देनदारों पर 10% और 2% बट्टा अनामत की व्यवस्था करना है। पक्की तलपट में हमने देनदार लिखा हुआ है, तो देनदार में 10% करेंगे पहले तो यहाँ पर देनदार हमारे पास 30,000 है, 10% करेंगे तो 3,000 हुआ, 3,000 ये, और अब बचा 27,000, तो ये हुआ। और उसके बाद बट्टा अनामत हमें करना है 2%, तो इसका बट्टा अनामत करेंगे तो 540 आएगा, 2% करेंगे तो 540, तो 540 बट्टा अनामत हुआ, और माइनस करेंगे तो 26,460, 26,460 ये बाहर आ गई रकम। और ये दोनों कमी हुई, 3,000 और 540 ये कमी हुई, तो इसको हम पुनः मूल्यांकन खाते में दर्शाएंगे। तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में कमी के रूप में बताएंगे डूबत ऋण खाता अनामत खाता 3,000, और बट्टा अनामत खाता कितना निकाले थे 540, दोनों रकम यहाँ दर्शा दिए। और उसके बाद अगला समायोजन है, लेनदारों को 30,000 चुकाने पड़ेंगे। तो हमने पक्की तलपट के दायित्व में लेनदार, तो लेनदार हमने कितना लिखा है 40,000 लिखा है दायित्व में, और चुकाने कितने पड़ेंगे 30,000, तो यानी कितनी कमी हो जाएगी 10,000, 10,000 कमी हो गई। अब लेनदार हो गए 30,000, और ये 10,000 कमी हुई दायित्व में, तो हमारा लाभ हुआ, तो उसको पुनः मूल्यांकन में जमा करेंगे लेनदार खाते, और कितने से बताएंगे 10,000 से, 10,000 का हमको फ़ायदा हुआ। उसके बाद आता है अगला समायोजन है, मकान की कीमत 15% और फर्नीचर की कीमत 20% वृद्धि करो, दोनों वृद्धि करना है। तो पहले मकान, तो मकान में वृद्धि करेंगे 15% करना है, तो ये हो जाएगा 13,500, 13,500 ये मकान की कीमत हमने 13,500 बढ़ा दिया, हो गया 1,03,500, 3,500। और उसी तरह से फर्नीचर में वृद्धि करना है, तो फर्नीचर की जब वृद्धि करेंगे इसमें, तो वो कीमत होगी 3,500, 3,500, और फर्नीचर हो जाएगा 21,000, 21,000। दोनों वृद्धि हुई, तो दोनों को हम पुनः मूल्यांकन खाते में जमा करेंगे। तो यहाँ पर जमा करेंगे, एक का मकान का हो जाएगा 13,500 बढ़ाए, और फर्नीचर कितना बढ़ाए 3,500 बढ़ाए, ये दोनों में वृद्धि हो गई। उसके बाद देखिए मजदूरी के चुकाने बाकी हैं, बही में लिखा नहीं है 460 रुपया, तो मजदूरी का चुकाना बाकी है तो अपना खर्च बढ़ेगा, तो यहाँ पर हमने मजदूरी खाता 460 ये, और दूसरा अपना दायित्व बनेगा, तो पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में चुकाना बाकी मजदूरी 460 रुपये। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका पूरा समायोजन ये कंप्लीट हो गया। अब समायोजन कंप्लीट होने के बाद इसका हम खाते क्लोज करेंगे। इसमें सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाता देखते हैं। तो पुनः मूल्यांकन खाता में आप देख पाएंगे इसके अंदर कि इसमें रकम है 12,500 है, 2,500 है, 10,000 है, 13,500, 3,500, इनको सब जोड़ देंगे तो ये हो रहा है 42,000, 42,000। और वो रकम यहाँ ज़्यादा हो रही है तो इसको यहाँ लाएंगे 42,000, और उसमें से 3,000 है, 540, 460 है, इनको घटा देते हैं तो हो रहा है 38,000। डिफरेंस कितना आया 38,000। ये हुआ लाभ। पूंजी खाते ले जाएंगे और इसको इनका अनुपात है कितना निकाले थे अनुपात हम पूंजी का 1:3 निकाले थे, तो 1/4 और 3/4 में इसको बांट देंगे। इसको मिलेगा 9,500 और इसको मिलेगा 28,500, 28,500, और इस तरह से दोनों को जोड़ के बाहर कर देंगे। और यहाँ पर पुनः मूल्यांकन का लाभ हुआ तो जमा करेंगे पूंजी खाते में, तो जमा पक्ष में ले आएंगे इसको 9,500 और 28,500, और उसके बाद ये लाभ यहाँ पर लिख के अब पूंजी खाता बंद कर देंगे। तो पहले प्रेरणा का निकालेंगे तो 50,000, 7,500, 6,000 और दूसरा है 9,500, इनको जोड़ रहे हैं तो 73,000 हो रहा है। ये इनका टोटल 73,000 हुआ। 1,50,000, 22,500, 18,000 और 28,500 इनको प्लस करेंगे तो 2,19 हो रहा है, 2,19,000। और इसका तो वही रहेगा 62,500, और फिर ये टोटल हम यहाँ ले रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ 73,000 प्रेरणा का, पीयूष का 2,19 और पोहिणी का आया 62,500।
अब अंतिम शेष निकालेंगे तो यहाँ खाली 3600 रुपये है, तो 3600 माइनस करेंगे तो 69,400 बचेगा। 69,400 यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे 219 में से 10,800 माइनस करेंगे तो 2,08,200 बचेगा। 2,08,200 ये शेष बचेगा, और इसका तो कुछ नहीं है तो वही बचेगा 62,500। और अब इसे हम पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में पूंजी का शेष लिख देंगे तीनों साझेदारों का। तो 69,400 इसका निकाले थे 2,08,200 और इसका निकाले थे 62,500, और इनका टोटल करेंगे 3,40,100। 3,40,100 ये टोटल हो गया देखिए। और अब एक खाता बंद करेंगे, रोकड़ बैंक खाता, इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर उधार पक्ष में 82,50 है और 62,500 है और 24,000, इनको जोड़ लेते हैं तो 94,750 हो गया। 94,750 ये रकम यहाँ लाएंगे 94,750, और उसमें से दो रकम यहाँ माइनस कर रहे हैं इसको 3600 और 10,800, तो इसको दोनों को माइनस करेंगे तो 80,350 बचेगा। 80,350 ये बचा शेष। और ये शेष जो बचा ये उधार शेष है, तो संपत्ति में लिखेंगे। तो संपत्ति में रोकड़ या बैंक खाते दोनों जो भी दिया उसे लिख देने का यहाँ पर। तो वो रकम आई 80,350। 80,350। और यहाँ एक बार चेक कर लेने का कोई रकम छूट न गया हो, कोई अंदर रह गया हो, वो भी चेक कर लेने का कभी। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये रकम आप डायरेक्ट यहाँ प्लस माइनस किए बिना ही लिख सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा आपको उचित लगे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं सारी रकम बाहर आ चुकी है, कोई रकम में कोई मतलब छूटा हो ऐसा लग नहीं रहा है इसके अंदर। और अब इनका जोड़ कर लेंगे, तो यहाँ पर जोड़ करेंगे 1,03,500 है और 21,000 है, ये है 1,20,000 और ये 20,000 और ये है 26,460 और 80,350 ये हो गया। और 750 प्लस करेंगे तो 3,72,060 3,72,060। और यहाँ भी हमारे पास रकम अमाउंट जो है 4 अमाउंट है, 3,40,100 है, 30,000 है, 1,500 है और 460 है। इनको जोड़ देंगे तो 3,72,060। इस तरह से आपका ये सवाल नंबर जो है 11 ये कंप्लीट हो गया। वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है इसके अंदर, तो थोड़ा हम स्पीड में है इसलिए, और सवाल फिर भी आप देखते जाइए, आपको यानी पीछे का सवाल आ गए, धीरे धीरे आपको समझ में सवाल आएगा तो आपकी भी स्पीड आ जाएगी। अब देखिए इसमें सवाल नंबर 12वें प्रश्न में पी और क्यू साझेदार हैं, इनका पुराना 3:2 अनुपात है, पुराना अनुपात है। और यहाँ आप देख सकेंगे कि पक्की तलपट यहाँ दी हुई है, और यहाँ पर आपको सूचना जो दिया है समायोजन में कि आर पूंजी के रूप में 60,000 रोकड़ लाएगा, पेढ़ी की ख्याति की कीमत 30,000 निश्चित हुई, आर अपने भाग की ख्याति रोकड़ में नहीं लाएगा। तो इसका भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले कि अगर भागीदार रोकड़ में ख्याति नहीं लाए तो उसको हम उधार करते हैं और पुराने साझेदार को जमा करते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए ज़मीन मकान पर समायोजन है, देनदार पर समायोजन है, स्टॉक पर समायोजन है, लेनदार पर समायोजन है, और सभी साझेदारों का नया अनुपात यहाँ दे रखा है आपको। इस पर से आप त्याग का अनुपात निकाल पाएंगे इसके अंदर। तो थोड़ी गणना इसमें देख लेते हैं ज़रा इसमें। तो ये देखिए सवाल नंबर 12 में त्याग का अनुपात, पुराना भाग माइनस नया, क्योंकि दिया हुआ है तो पुराना भाग यहाँ पर 3/5 पी का है और नया भाग बना 5/10। तो उसके आधार पर इसको यहाँ पर हमने हर समान कर लिए, जैसे हमने छोटे सवाल गिने थे तो यहाँ 2 का गुना हो गया, तो 6 में से 5 गया तो 1/10, फिर 2/5 2/10, यहाँ भी हर समान करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2/10, तो 1:2 ये आपका आ गया त्याग का अनुपात। उसके बाद आर ख्याति रोकड़ नहीं लाता है, आपको सूचना दिया हुआ है, तो आर की ख्याति निश्चित करेंगे पहले तो आर की ख्याति निश्चित करेंगे तो नए अनुपात में आर का हिस्सा 3/10 है, तो 30,000 ख्याति निश्चित हुई है तो 3/10 किए तो कितना हुआ 9,000, तो 9,000 ख्याति आर लाएगा। अब आर के पूंजी खाते उधार यहाँ पर, क्योंकि नया साझेदार, नए साझेदार के पूंजी खाते, आर के पूंजी खाते उधार और पुराने साझेदार पी और क्यू के पूंजी खाते जमा, त्याग का अनुपात क्या रहेगा 1:2। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। अब पुनः मूल्यांकन खाता
और साझेदारों का पूंजी खाता और उसके बाद रोकड़ खाता और आर्थिक दिशा बनाएंगे इसके ऊपर से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें बाकी की एंट्री कर लेते हैं शेष। तो इसमें देखिए सबसे पहले ज़मीन मकान दिया है 80,000। तो चलते हैं इसमें पक्की तलपट में। तो पक्की तलपट के अंदर यहाँ पर ज़मीन मकान है 80,000। तो यहाँ पर 80,000 दर्शा दिया। समायोजन है, रकम अंदर हो गया। फिर उसके बाद देनदार 22,000 है, तो यहाँ भी समायोजन है, देनदार 22,000 लिख के छोड़ देंगे। फिर उसके बाद है स्टॉक 36,000 है, तो स्टॉक की कीमत 36,000 लिख दिए यहाँ पर। समायोजन है, रकम अंदर रहेगी। और फिर रोकड़, तो रोकड़ खाते में बता देंगे रोकड़ शेष की रकम है 4 में शेष आगे लाए 4,000, यहाँ दर्शा दिए 4,000 रोकड़ शेष। और उसके बाद ख्याति यहाँ दिया है पुरानी। तो पूंजी खाते में हम जब ख्याति पुरानी होती है तो पूंजी खाते को उधार में अपेक्षित कर देते हैं, 20,000 है पुराने अनुपात में। इसको पुराने अनुपात में हम खाते को यहाँ बांट देंगे इसको। और पूंजी खाते के उधार पक्ष में इनका पुराना अनुपात 3:2, तो 3:2 में इसको डिवाइड कर देंगे। 12,000 और 8,000, यहाँ पर 12,000 पुरानी ख्याति, 12,000 और 8,000, 3:2 में इसको बांट दिया। तो ख्याति अपलिखित हो गई। अब आपको इसमें दिया है ये कंप्लीट हो गया। दायित्व तो देखिए दोनों की पूंजी है 70,000 50,000, तो पूंजी खाते में जमा कर दर्शा देंगे। शेष आगे लाए 70,000 और 50,000। और फिर या प्रोविडेंट फंड दिया दायित्व है, तो दायित्व में दर्शा देंगे 18,000। तो पक्की तलपट के दायित्व में प्रोविडेंट फंड की रकम 18,000। प्रोविडेंट फंड की रकम 18,000 यहाँ दर्शा दिए 18,000 प्रोविडेंट फंड। और यहीं पर लेनदार दिया हुआ है, और लेनदार में समायोजन भी है, तो लेनदार की रकम यहाँ पर दिया हुआ है 40,000 लेनदार। ये देखिए आपका दोनों पक्ष का ये कंप्लीट हो गया। अब समझ लेते हैं। पहला, आर पूंजी के रूप में 60,000 रोकड़ लाएगा। तो फिर हम पूंजी खाते में पहले तो रोकड़ आएगी तो उसको लिख देते हैं। तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में तो जितनी पूंजी लाएगा 60,000, तो वो लिख दीजिए आर की पूंजी खाते 60,000। एक असर यहाँ दर्शा देंगे रोकड़ आवक के रूप में, ठीक है। और दूसरा पूंजी खाते में जमा कर देंगे। तो पूंजी खाते जमा में आर के पूंजी खाते यहाँ बता देंगे, जो रकम आ रही है वो 60,000। पहला समायोजन हो गया। फिर दूसरा समायोजन है, पेढ़ी की ख्याति 30,000 निश्चित हुई। तो उस पर से हमने ऊपर प्रविष्टि हम देख चुके हैं यहाँ पर ये। तो ख्याति में देख लिए कि आर के पूंजी खाते उधार हो रहा है 9,000, जैसे हमने बताया था आपको पिछले सवाल में खतौनी करने का। तो आर पूंजी खाते के उधार पक्ष में आर में कितना होना चाहिए 3,000 और 6,000, यानी 9,000 होना चाहिए। और पी में जमा होना चाहिए 3,000 और क्यू में जमा होना चाहिए 6,000। तो यहाँ पर हम जब एंट्री करेंगे तो पुनः उसका जो है एंट्री बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पी के पूंजी खाते। तो पी के पूंजी खाते रकम आर में, तो कितने ख्याति हम बांटें इसको 3,000, तो इसको 3,000 रकम आर में, और क्यू में रकम 6,000। इस तरह से इसको हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। तो यानी ये देखिए आर के पूंजी खाते उधार हो गया। अब क्यू में जमा करना है, आर में पी में जमा करना है, आर में जमा करना है। तो आर के पूंजी खाते, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 60,000 यहाँ आना है, रोकड़ खाते यहाँ दर्शाना था। पूंजी ये है और ये ख्याति है आर के पूंजी खाते। और पी को कितने जो है हिस्से में कितना आया 3,000, तो यहाँ पी के हिस्से में 3,000 और क्यू के हिस्से में कितना 6,000, ठीक है। इस तरह से तो ये ख्याति यहाँ दर्शाते। देखो अभी इसकी एंट्री अपने जो लिखे हैं वो कंप्लीट हो गया इसके अंदर। तो एंट्री के अनुसार ये 3,000 6,000 पी और क्यू में जमा हो गया, और ये दोनों मिला के 9,000 आर में उधार हो गया। तो ये आपको इस तरह असर बताने का होता है, सीधी असर होती है। फिर उसके बाद है अगला समायोजन है, यहाँ पर ज़मीन मकान की कीमत 90,000 गिनो, यहाँ दिया है। तो ज़मीन मकान की कीमत 90,000 गिनेंगे। तो उसके लिए पक्की तलपट के संपत्ति में, तो संपत्ति में हमने मकान कितना लिखा है 80,000। तो 90,000 के लिए क्या करना पड़ेगा 10,000 की वृद्धि करना पड़ेगा। 10,000 बढ़ा दिया और इसको पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में, क्योंकि संपत्ति बढ़ रही है लाभ हो रहा है, तो यहाँ जमा कर देंगे 10,000।
तो 10,000 की वृद्धि हो गई। फिर उसके बाद है अगला समायोजन, देनदारों में डूबत ऋण अनामत 5% करना है। तो देनदार में से 5% डूबत ऋण अनामत गिन देंगे यहाँ पर। तो यहाँ देनदार हमारे हैं 22,000, तो 22,000 का 5% करेंगे तो रकम आएगी 1100। 1100 रकम आएगी, घटाएंगे तो 20,900 बचेगा बाहर, 20,900 बाहर बचेगा। और एक कमी हो रही है, इसको हम पुनः मूल्यांकन खाते के जो है उधार में यहाँ दर्शाएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर डूबत ऋण अनामत की बाकी है, वो हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर। तो डूबत ऋण अनामत की बाकी इसमें नहीं दिया है, तो इसके अंदर अब ये रकम आई अपनी 22,000 माइनस 1100, और बाहर कितना आया इसमें ये। अब यहाँ देखिए डूबत ऋण पहले से कितना दिया था यहाँ अनामत 2,000, तो 2,000 दिया था, उसमें से हमने कितना निकाला, तो हमने जो गणना किया उसमें आया 1100 आया। तो यानी इसका डिफरेंस जो आया बचा, वो डिफरेंस की रकम हम ले जाएंगे यहाँ पर। तो वो रकम यहाँ पर बढ़ रही है इसके अंदर, तो 900 रुपये का अंतर आ रहा है इसके अंदर। तो इसको हम क्या करेंगे, डूबत ऋण खाते यहाँ 900 का जो अंतर आया वो यहाँ दर्शा देंगे, 900 रुपये का। यानी वास्तव में डूबत ऋण अनामत कितना व्यवस्था इसमें किताब के अनुसार कितना किया गया था, पहले 2,000 किया गया था, और हमारा कितना यहाँ व्यवस्था हुआ 1100। तो यानी पहले की अपेक्षा डूबत ऋण अनामत घट गया, तो घटेगा तो नुकसान घटेगा, नुकसान घटेगा यानी लाभ होगा, और लाभ होगा तो कितना लाभ हुआ इसके अंदर 900। तो 900 रुपया नुकसान घटा है यानी लाभ बढ़ा, तो हमने इसको जमा कर दिया। तो इस तरह से इसको अंतर की रकम यहाँ बता देंगे। और फिर अगला समायोजन है, स्टॉक की कीमत में 400 कमी करनी है। तो स्टॉक में से 400 माइनस कर देंगे, स्टॉक में 400 कमी कर देंगे, ये स्टॉक में 400 कम हो गया, और अब स्टॉक बचेगा 35,600, 35,600। और ये रकम हम दर्शा देंगे पुनः मूल्यांकन के उधार में कमी हुई है, तो यहाँ 400। फिर उसके बाद है समायोजन अगला, सभी देनदारों का लाभांश का अनुपात तो मान लो दिया था, और लेनदारों में 500 चुकाना नहीं है, तो लेनदार में कमी करेंगे 500। यहाँ लेनदार है उसमें कमी हो जाएगी 500, लेनदार में कमी 500 हो जाएगी। तो अब लेनदार बचेगा कितना इसके अंदर से, 500 कमी करने के बाद लेनदार की रकम है इसमें 40,000, तो 39,500, 39,500 ये लेनदार की ये रकम आ गई। अब इसके बाद जो है यहाँ पर प्रोविडेंट फंड 18,000 ये तो दिया हुआ है, और लेनदार की रकम हम यहाँ पर कितना दर्शाए थे, एक मिनट, यहाँ पर लेनदार 22,000 है, अपने 12वें सवाल में 22,000 है, और हमने लिखने में यहाँ पर 40,000 लिखा हुआ है, ये वास्तव में 22,000 है, 22,000 है। तो ये रकम 22,000 सुधार देंगे इसको, और 500 उसमें से निकलेगा, तो रकम बचेगा यहाँ पर 21,500 अंतर आएगा। यहाँ पर यहाँ रकम सुधार लेंगे 21,500, ठीक है। ये लिखने में जल्दी में थोड़ा सा ये 40,000 हो गया, तो ये रकम यहाँ पर वास्तव में 22,000, 22,000 में 500 निकाल देंगे, तो अब ये रकम हो गई 21,500। तो इस तरह से यहाँ पर, और दूसरी असर इसकी जैसे हम बताते हैं, तो दूसरी असर हम कहाँ बता देंगे, पुनः मूल्यांकन खाते में। तो पुनः मूल्यांकन खाते में यहाँ पर लेनदार में कमी हुई यानी दायित्व तो घटेगा, तो उसकी असर हम यहाँ पर जमा साइड बताएंगे 500 रुपये, 500, ठीक है। अब ये सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब पहले हम पुनः मूल्यांकन खाता बंद करते हैं, तो पुनः मूल्यांकन खाते में बंद करेंगे तो यहाँ पर 10,900 और 500 दोनों मिला के हो गया तीनों का 11,400 टोटल यहाँ आएंगे 11,400, उसमें से 400 माइनस होगा तो बचेगा 11,000, और इनका अनुपात है 3:2, बांटेंगे तो इसको मिलेगा 6,600, और इसके हिस्से में आएगा 4,400, 4,400 दोनों को बांट दिया। और उसके बाद अब इसको हम लाएंगे पूंजी खाते के जमा पक्ष में। पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे ये रकम, तो यहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाते 6,600 और 4,400, तो इस तरह से ये रकम यहाँ दर्शा देंगे। फिर उसके बाद आता है पक्की तलपट, मतलब इसका दोनों का हो गया। आप पूंजी खाता बंद कर देंगे, पूंजी खाता में 70,000 है, और यहाँ पर रकम है 3,000 और 6,600,
इनको जोड़ लेते हैं, 79,600 आ रहा है, 79,600। यहाँ पर देखिए 50,000 है और 6,000 और 4400 और जोड़ देंगे इसके अंदर से, 60,400 हो जाएगा। यहाँ 60,000 है और उसके अलावा रकम नहीं है तो वही रकम आएगा 60,000। फिर यही टोटल यहाँ लाएंगे, 79,600, इसका टोटल 60,400 और इसका 60,000। और अब ये रकम माइनस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो खाली एक ही एंट्री 12,000 की है, तो 67,600, 67,600 ये पी का शेष आया। और क्यू में भी एक रकम है, 8,000 खाली है, तो 8,000 माइनस करेंगे तो 52,400 बचा, 52,400। और आर में भी रकम है 3,000 और 6,000 है, 9,000 हुआ, तो घटेगा तो 51,000 बचेगा। तीनों शेष पक्की तरपट के दायित्व में हमेशा की तरह यहाँ लिख देंगे। तो दायित्व पक्ष में तीनों के शेष दर्शा देंगे, तो 67,600, 67,600 और 52,400, 52,400 के बाद 51,000 और तीनों को जोड़ेंगे तो 1,71,000, तीनों का जोड़ बाहर आ गया। अब बंद करते हैं, बैंक खाता या रोकड़ खाता बंद कर देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसमें 4,000 और 60,000 दो ही रकम है, तो 64,000 हो गया। और इसको यहाँ लाएंगे 64,000 और उसमें यहाँ कुछ नहीं है तो वही बाकी रहेगी 64,000। और अब ये शेष जो बचा उसको उधार शेष संपत्ति में दर्शा देंगे, रोकड़ 64,000, 64,000। और इस तरह से अब टोटल करेंगे इसका, तो संपत्ति पक्ष में हमारे पास एंट्री है 90,000 की, 20,900 की और 35,600 और दूसरा है 64,000। इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ हो रहा है 2,10,500, 2,10,500। और इस साइड में जोड़ रहे हैं तो 1,71,000 है, 21,500 है और 18,000 है। इनको जोड़ रहे हैं तो 2,10,500, 2,10,500। ठीक है, तो इस तरह दोनों पक्ष का योग बराबर हो गया। तो इस तरह से अपने स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 12। और मित्रों, इसमें मैं सोचा था कि वीडियोस में कम बनेंगे, लेकिन इसमें 2 वीडियो बढ़ेंगे ऊपर से, और वीडियो भी थोड़े बड़े हो रहे हैं इसके अंदर, और थोड़ा स्पीड भी रखना पड़ रहा है इसके अंदर से। तो आप लोग, मेरा पूरा प्रयास है कि आपको एक एक एंट्री आप समझ में आए आपको, और आप आसानी से एक एक एंट्री कर सको, ऐसा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोग मेहनत करेंगे आगे इसी आधार पर। और अब अगले वीडियो में हम बाकी के सवाल आगे फिर से गिनेंगे, जो बड़े सवाल ही इसके समकक्ष जो सवाल हैं वो बड़े क्वेश्चन गिनेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।